जब आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जरूर पढ़ते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन की। तो आज बात करेंगे भारत और इंडोनेशिया के संबंधों पर और देखेंगे कि भारत इंडोनेशिया संबंधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, जानेंगे। और भारत इंडोनेशिया संबंध समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं उन पर भी बात करेंगे हम लोग। और इंडोनेशिया भारत के लिए आखिर क्यों महत्वपूर्ण है उसे भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। और दक्षिण पूर्व एशिया ओशिनिया में देखने को मिलेगा, जकार्ता इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो भारत इंडोनेशिया संबंधों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो व्यापक रणनीतिक साझेदारी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसे वर्ष 2018 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया। रक्षा सहयोग की बात करें तो नेताओं ने समन्वित गश्त, गरुड़ शक्ति सेना और समुद्री शक्ति नौसेना जैसी पहलों के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों ने द्विपक्षीय समुद्री वार्ता और साइबर सुरक्षा वार्ता स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। व्यापार सहयोग की बात करें तो दोनों राष्ट्रों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है, जो वर्ष 2022 से 2023 में 38.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। और व्यापार बाधाओं को हल करने तथा AITIGA समीक्षा में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणालियां पर समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को सक्षम बनाकर व्यापार को बढ़ावा देना है। ऊर्जा और स्वास्थ्य सुरक्षा। दोनों देश जैव ईंधन और निकल और बॉक्साइट जैसी महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्वास्थ्य सहयोग और पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता आश्वासन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, और जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तकनीकी सहयोग की बात करें तो भारत ने इंडोनेशिया के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, क्वांटम संचार और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में अपनी विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की है। सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो भारत ने G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में काशी सांस्कृतिक मार्ग की अवधारणा को दोहराया तथा इंडोनेशिया के प्रवमानन मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद की आशा व्यक्त की है। काशी सांस्कृतिक पथ का उद्देश्य विरासत संरचनाओं को पुनर्स्थापित करना और सांस्कृतिक कलाकृतियों को उनके मूल देशों में वापस भेजना है। G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी इसकी। बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो दोनों देशों ने आसियान की केंद्रीयता और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग के महत्वपूर्ण पर जोर दिया है, जैसे कि इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलियाई त्रिपक्षीय और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ब्रिक्स और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। भारत और इंडोनेशिया संबंध समय के साथ विकसित कैसे हुए हैं? स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक काल 1940 से 50 का दशक, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने डच औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए इंडोनेशिया की लड़ाई पर पुरजोर समर्थन किया। 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे। दोनों देशों ने 1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और व्यापार, संस्कृति और सैन्य मामलों में सहयोग बढ़ाया। दोनों राष्ट्र गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद विरोध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर एकमत थे, और जिसके परिणाम स्वरूप 1955 के वानडोंग सम्मेलन में उनकी सक्रिय भागीदारी हुई। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। और आप देखें संबंधों की गिरावट की बात करें तो 1960 का दशक, तो 1950 से 60 के दशक में संबंध तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि 1959 के विद्रोह, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत के चीन से संबंध खराब हो गए, जबकि इंडोनेशिया चीन के साथ सौहार्दपूर्ण रहा। 1960 के दशक में इंडोनेशिया ने वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, एकजुटता दिखाई और सैन्य सहायता भी प्रदान की। फिर शीत युद्ध का काल 1966 से 80, राष्ट्रपति सुहार्तो के नेतृत्व में इंडोनेशिया ने चीन के साथ अपने पिछले संबंधों को तोड़ दिया, भारत के साथ संबंधों को पुनः बेहतर बनाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया और भारत ने वर्ष 1977 की समुद्री सीमा समझौते और सुहार्तो की वर्ष 1980 की भारत यात्रा जैसे प्रमुख समझौतों के साथ संबंधों में सुधार किया। 1991 की पूर्व की ओर देखो नीति, और ये आप देखते हैं कि 1990 का दशक व्यापार में वृद्धि हुई, और दोनों देशों ने वर्ष 1991 की बात की भारत की पूर्व की ओर देखो रणनीति के तहत आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को शामिल करते हुए एक व्यापक गठबंधन विकसित किया।
भारत की वर्ष 2014 की एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत किया, जिससे इंडोनेशिया एक प्रमुख क्षेत्रीय साझेदार बन गया। हालिया घटनाक्रम की बात करें 2000 दशक से, तो इंडोनेशिया अब आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, पहला सिंगापुर, तथा व्यापार वर्ष 2005-6 में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 38.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इंडोनेशिया में भारतीय निवेश 1.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत और इंडोनेशिया ने संयुक्त रूप से समुद्री विवादों को सुलझाने और UNCLOS सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार दक्षिण चीन सागर आचार संहिता को अंतरिम रूप देने का आह्वान किया। इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए संवाद कर रहा है, और जिसकी कीमत पर व्यापक सहमति बन गई है, और जिसका अनुमान 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब बात करें इंडोनेशिया भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो सामरिक महत्व की बात करें तो इंडोनेशिया का भारत प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और जिसका मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण है, जो इसे समुद्र क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और व्यापार के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाता है। और क्या बनाता है? साझेदार बनाता है। और प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो पाम ऑयल, टिन, रबर, कोको, कॉफी, निकल, तांबा, लकड़ी और सोना, कोयला जैसे संसाधनों से समृद्ध इंडोनेशिया वैश्विक बाजारों के लिए एक प्रमुख आपूर्ति करता है, और ऊर्जा, कृषि और बुनियादी ढांचे में भारत के लिए अवसर सृजित करता है। और रक्षा सहयोग की बात करें तो संभावित 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा और बढ़ते रक्षा संबंध इंडोनेशिया भारत के बीच आर्थिक सहयोग को उजागर करते हैं। दोनों देशों की रक्षा साझेदारी उभरती चुनौतियों जैसे साइबर खतरों, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोध के निवारक में सहायक हो सकती है। राजनीतिक और शासन, तो विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले इंडोनेशिया अपने अद्वितीय पंचशीला संविधान के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है। इंडोनेशिया ने सैन्य बल का उपयोग न करते हुए सदैव पुलिस बल के माध्यम से आतंकवाद का निवारण किया है। दोनों देशों के सामने विद्यमान साझा चुनौतियों को देखते हुए भारत इस दृष्टिकोण से सीख ले सकता है। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो आसियान में इंडोनेशिया का नेतृत्व भारत के साथ उसके सहयोग को सुदृढ़ बनाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया एक क्षेत्रीय धुरी है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती शक्ति और भारत के लिए एक मूल्यवान भागीदार है। तो इतने पॉइंट जरूर, इतनी जानकारी रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग जरूर क्या रख पाएंगे? जानकारी रख पाएंगे। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।